नमस्ते। आज हम डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो इसका पीडीएफ आज या कल मैं इस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। सो यू कैन गो एंड कलेक्ट इट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, टेलीग्राम चैनल का नेम सेम है, सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स। तो चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट। तो इसमें कलेक्शन, यूसेज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा विद थर्ड पार्टीज। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना एलएसपी, तो वो डेटा वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर करना है तो वो बिना बोरोवर कंसेंट के बिना वो शेयर नहीं कर सकता है। Explicit consent of the borrower shall be taken before sharing personal information with any third party except for regulatory environment. Okay, आरबीआई पूछे तो बिना कंसर्न दे कैन गो एंड गिव इट टू द रेगुलेटरी, लेकिन किसी और थर्ड पार्टी ने पूछे तो कंसर्न चाहिए तभी। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, सेंसिटिव डेटा है लाइक आधार, पैन, वो सब वो स्टोर नहीं कर सकता है, एलएसपी स्टोर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो फोन नंबर है ना, वो सब फोन कर सकता है, लेकिन ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो स्टोर नहीं कर सकता है। And responsibility regarding data privacy and security of customers' information is with the regulated entity. So, if LSP is misusing the data और उसमें data privacy breach कर रहा है, तो कौन responsible होगा? Regulated entity ही responsible होगा, क्योंकि regulated entity is taking the full responsibility of data privacy and security of customer information. तो उसमें कुछ गड़बड़ हो चुका है ना, तो regulated entity से ही पूछेंगे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। तो मैंने बोला है ना कि ये सारे वेबसाइट थ्रू या ऐप थ्रू अक्वायर कर रहे हैं कस्टमर्स, तो इनका टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाए तो तब भी रिकवर करना चाहिए, रेसिलिएंट होना चाहिए। तो इसीलिए इनका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बहुत चेक करते हैं, उसके बाद ही रेगुलेटेड एंटिटी उनसे एक एग्रीमेंट करवाते हैं। तो कंप्लाई विद वेरियस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी स्टेपुलेटेड बाय द आरबीआई। सो उनका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड द डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन। तो रिपोर्टिंग टू द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, जो भी लोन ले रहा है ना उसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रेगुलेटेड एंटिटी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को पता होना चाहिए ना। दे हैव टू इन्फॉर्म, दैट इज regulated entity, they have to inform the credit information company about the loan, about the credit that is being taken. जो भी borrower क्रेडिट मांगा था उसका टोटल इन्फॉर्मेशन वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को देना चाहिए। तो रेगुलेटेड एंटिटी शैल एंश्योर दैट एनी लेंडिंग डन through the digital lending application or through the digital lending application of the lending service provider is reported by them to the credit information company irrespective of its nature or tenure. Okay, तो तुरंत उनको रिपोर्ट करना चाहिए किनको, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। तो आप देखिए तो इंडिया में देयर आर 4 CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सिबिल, क्रिफ, इक्विफैक्स। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मतलब क्या है? ये कि बहुत सारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ना, तो वो बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन लेंडिंग एप्लीकेशन के साथ टाई अप या अरेंजमेंट में होगा। ओके, ये सारा नाम वो रिपोर्ट करना चाहिए। मानते हैं कि HDFC बैंक है और उन्होंने XYZ ये तीनों डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन के साथ टाई अप किए हैं, तो ये XYZ का नाम HDFC रिपोर्ट करना चाहिए आरबीआई को। ये आरबीआई एक पोर्टल में पब्लिश होगा और उस पोर्टल का नाम है सिम्स पोर्टल। ओके, तो ये कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए। ओके, मानते हैं कि 2 या 3 महीने के बाद HDFC ये एक्स का अग्रीमेंट क्लोज कर देता है। ओके, वो एक्सपायर हो जाता है, वो रिन्यू नहीं कर रहा है, तो रिपोर्ट करना चाहिए कि प्लीज रिमूव एक्स फ्रॉम द CIMS पोर्टल। तो ये एक्स का नाम नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना इस सिम्स पोर्टल में, क्योंकि इसका अग्रीमेंट खत्म हो चुका है HDFC के साथ। ओके, रिन्यू नहीं हो रहा है, तो ये रिपोर्ट होना चाहिए सिम्स पोर्टल में। और फ्यूचर में एक नया डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन ए के साथ टाई अप कर रहा है तो वो भी रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, अपडेशन और डिलीशन जो भी है वो रिपोर्ट करना चाहिए सिम्स पोर्टल में। सो रेगुलेटेड एंटिटी इस डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन सारा डेटा रिपोर्ट करता है सिम्स पोर्टल। सिम्स पोर्टल का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये ना अपडेट कंटिन्यूसली अपडेट करना चाहिए। और ये सिम्स पोर्टल कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द ड्यूटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is just to publish the data received
फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी। वो क्रॉस चेक नहीं करेगा, आरबीआई क्रॉस चेक नहीं करेगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लाइक रेगुलेटेड एंटिटी वेदर इट हैज सेंट अ रॉन्ग डेटा और सम एरर इज देयर इन डेटा, वो सब चेक करने का काम आरबीआई का नहीं है। आरबीआई जो भी डेटा रेगुलेटेड एंटिटी से आ रहा है वो डेटा इस सिम्स पोर्टल में पब्लिश कर देगा। ओके, तो ये डेटा चेक करना वेदर द डिजिटल लर्निंग एप्लीकेशन डेटा दैट इज बीन सेंड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी टू द सिम्स पोर्टल ऑल दैट इज वैलिड और नॉट, चेक करने का काम किसका है? वो इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, वो ही चेक करेगा। ओके, वो काम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये काम करेगा कि जो भी डेटा रेगुलेटेड एंटिटी पास कर रहा है सिम्स पोर्टल को वो वैलिड, ये अप टू डेट है या नहीं। और बाई जून 15, 2025 ये सारे डेटा रेगुलेटेड एंटिटी सिम्स पोर्टल में अपडेट होना चाहिए। ओके, तो ऑल द डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस का नाम सारे रेगुलेटेड एंटिटी आरबीआई को सबमिट करना चाहिए बाई जून 15, 2025। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेडलाइन याद रख लीजिए। नेक्स्ट, लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इस लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट का नाम है डिफॉल्ट लॉस गारंटी, इन शॉर्ट डीएलजी। ओके, ये डीएलजी का मतलब क्या है, ये कौन दे रहा है? ओके, दिस डीएलजी इट इज प्रोवाइडेड बाय द लोन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, लोन सर्विस प्रोवाइडर किसको दे रहा है? रेगुलेटेड एंटिटी, क्योंकि इसमें किसका पैसा इन्वॉल्व है? रेगुलेटेड एंटिटी गिव्स द मनी टू द कस्टमर, राइट, एंड दिस कस्टमर इज अक्वायर्ड बाय दिस लोन और lending service provider. Okay, loan service provider or the lending service provider acquires this customer, gives the customer to the regulated entity, and the regulated entity provides money or the loan to the customer. What if the customer default हो कर दिया है? Okay, फ्यूचर में कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया है, लोन नहीं रीपेमेंट करे, तो लोन सर्विस प्रोवाइडर ये एलएसपी एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी अग्रीमेंट साइन कर सकता है रेगुलेटेड एंटिटी के साथ। तो मतलब है जो भी डिफॉल्ट हुआ है, जो भी डिफॉल्ट मनी हुआ है बाय द कस्टमर, उसमें एक पार्ट लॉस मैं बैर करूंगा, मतलब एक पार्ट का लॉस मैं आपको पैसा में दे दूंगा। ओके, दिस इज अ प्रॉमिस मेड बाय अ थर्ड पार्टी टू कवर अ पार्ट ऑफ द लॉस इफ द बोरोवर डज नॉट रीपे द लोन। तो डिफॉल्ट कर देता है कस्टमर को, वो सारा मनी नहीं, ओके, उसमें से थोड़े परसेंटेज, मानते हैं 5 या 6% वो दे देगा रेगुलेटेड एंटिटी। तो इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो दो सिनारियोस देखेंगे। ओके, सिनारियो 1, सिनारियो 2। एक बैंक लोन सर्विस प्रोवाइडर के पास टाई अप में है और इसने बैंक ए ने एक लोन दिया है इस कस्टमर एक्स को। ओके, सिनारियो 1। ओके, बैंक ए ने दिए हैं इस पर्सन एक्स को 10 लाख का लोन और इस लोन सर्विस प्रोवाइडर बोल रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट लॉस गारंटी 5% में गारंटी दे रहा हूँ। 5% का मतलब है इसमें 5% ऑफ 10 लाख कितना हो गया? 50,000। ओके, सो 50,000 का गारंटी ये लोन सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। फ्यूचर में क्या हो जाता है ना, इस एक्स पर्सन डिफॉल्ट कर देता है, कितना डिफॉल्ट कर देता है? 50,000 डिफॉल्ट कर देता है। ओके, सो नाउ सिंस द गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द लोन सर्विस प्रोवाइडर, ये 50,000 लोन सर्विस प्रोवाइडर इस बैंक को दे देगा। ओके, तो इसमें बैंक का लॉस कुछ भी नहीं है, बैंक किसी भी लॉस नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोन सर्विस प्रोवाइडर में एक नुकसान हुआ है, उस नुकसान का अमाउंट है 50,000। ओके, नेक्स्ट सिनारियो देखेंगे, सेम बैंक ए प्रोवाइडर लोन ऑफ 10 लाख। ओके, और सेम 5% गारंटी दे रहे हैं, मतलब 50,000, और इस पर्सन एक्स ना 1 लाख का डिफॉल्ट कर दिया है। ओके, प्रीवियस केस हमने देखा कि 50,000, दिस सिनेरियो में 1 लाख का नुकसान कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, तो तब भी ये लोन सर्विस प्रोवाइडर 50,000, क्योंकि उसने 50,000 गारंटी दिया है, तो 50,000 दे देगा बैंक ए को, लेकिन द रिमाइनिंग 50,000 लॉस ये बैंक को ही बैर करना चाहिए। ओके, तो इसमें बैंक का भी नुकसान हुआ है 50,000 और लोन सर्विस प्रोवाइडर का भी नुकसान हुआ है 50,000। तो ये है लोन डिफॉल्ट लॉस गारंटी। So entire loss is not borne by the loan service provider, just a part of the loss that we saw in this case of scenario 2. Okay, this is the purpose of default loss guarantee. So eligibility as DLG provider. So कौन DLG provider हो सकता है? The LSP, that is loan service provider providing DLG shall be incorporated as a company under the Companies Act 2013. So इस Companies Act के अंदर उनको register करना चाहिए, वो LSP ही DLG provider हो सकता है।
So next is that due diligence and other requirements with the respect to DLG provider. So DLG provider shall put in place a board approved policy before entering into a DLG agreement. Okay, before entering into a DLG agreement with the regulated entity, the DLG provider, that is the LSP, उनका एक बोर्ड होगा ना, उन बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करके एक पॉलिसी अप्रूव होना चाहिए इस DLG के बारे में. उसके बाद ही वो रेगुलेटेड एंटिटी के साथ ये DLG अरेंजमेंट साइन कर सकता है. ओके, पहले बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए अपॉन दिस DLG, फिर उसके बाद ही एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है. नेक्स्ट इज एवरी टाइम अ रेगुलेटेड एंटिटी एंटर्स इनटू अ DLG अरेंजमेंट, it shall obtain adequate information to satisfy that the entity extending DLG should be able to honor it. तो इसका मतलब क्या है? ओके, LSP और एक रेगुलेटेड एंटिटी रेन्यू कर रहा, एंटर कर रहा है एक DLG एग्रीमेंट में या रेन्यू कर रहा है DLG एग्रीमेंट में, ये रेगुलेटेड इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हॉनर कर रहा है, जो भी अमाउंट वो हॉनर कर रहा है, जो भी परसेंटेज वो हॉनर कर रहा है, क्या सच में उसके पास उतना पैसा है. ओके, वो हॉनर कर रहा है कि 5% में दे दूंगा, तो सच में उसके पास पैसा है, वो क्रॉस वेरीफाई करना, वो क्रॉस चेक करना रेगुलेटेड एंटिटी का काम है. ओके, फ्यूचर में एक गारंटी दे रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो कौन लॉस में होगा? रेगुलेटेड एंटिटी नहीं लॉस में होगा ना. इसलिए क्या सचमुच वो लोन सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो DLG प्रोवाइडर के पास पैसा है या नहीं है, वो चेक करना, वो वैलिडेट करना रेगुलेटेड एंटिटी का काम है. वो वैलिडेट करने के बाद ही वो DLG अरेंजमेंट करना चाहिए LSP के साथ. ओके, next, regulated entity shall ensure that any DLG arrangement does not act as a substitute for credit appraisal requirement. Okay, okay, मान regulated entity ने एक DLG arrangement साइन कर दिया, क्या वो क्रेडिट अप्रेजल नहीं करना चाहिए? ओके, हम दे देंगे क्रेडिट, जो भी पूछ रहा है वो दे देंगे, क्योंकि हमारे पास तो DLG है ना, हमारे पास तो गारंटी है ना. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी DLG है या न है, ओके, प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही लोन डिस्बर्समेंट करना चाहिए. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ DLG. ओके, हमने देखा कि LSP शुड गिव विच हैज गिवन गारंटी टू द रेगुलेटेड एंटिटी. वो किस फॉर्म में ये गारंटी देगा? पहला फॉर्म है कैश, द मोस्ट लिक्विडेस्ट फॉर्म. ओके, कैश डिपॉजिटेड विद द रेगुलेटेड एंटिटी. तो वो बोल रहा है कि मानते हैं लोन पोर्टफोलियो है. ओके, देयर आर सो मेनी लोन फोलियोस. Say there is a regulated entity and X and the loan service provider Y. They have signed this default loss guarantee on loan portfolio A. Okay, लोन पोर्टफोलियो का मतलब है कि बहुत सारे लोन्स होंगे ना, एक एक लोन कैटेगरी वाइज सेपरेट होगा, वो उसका नाम है लोन पोर्टफोलियो. जैसे लोन पोर्टफोलियो A है, B है, ए में सारे पर्सनल लोन्स होगा, क्लब टुगेदर दे विल बिकम वन लोन पोर्टफोलियो. ये भी बी में ऑल लोन्स गिवन टू व्हीकल, दैट विल बी क्लब टुगेदर अंडर लोन पोर्टफोलियो बी. सो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन क्लब करके एक लोन पोर्टफोलियो बनाएंगे. ओके, मानते हैं कि उन्होंने इस लोन पोर्टफोलियो ए में 5% गारंटी दिया है, तो वो 5% का अमाउंट वो रेगुलेटेड एंटिटी के साथ डिपॉजिट करना चाहिए. ओके, लोन सर्विस प्रोवाइडर जितना भी अमाउंट उन्होंने गारंटी दिया है, उस अमाउंट रेगुलेटेड एंटिटी के साथ वो जमा करना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए. जब भी एक लॉस हो जाता है तो वो रेगुलेटेड एंटिटी उसमें से पैसा ले लेगा. जब लॉस नहीं हुआ है, मतलब कि सारे अमाउंट ये बोरोवर ने पे कर दिया है, कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो ये जो भी अमाउंट LSP ने डिपॉजिट किया है ना रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, वो रेगुलेटेड एंटिटी रिटर्न कर देगा. ओके, तो फर्स्ट इज कैश फॉर्म, सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन्ड विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद अ लीन मार्क्ड इन फेवर ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी. ये भी एक फॉर्म है. तो लोन सर्विस प्रोवाइडर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जाएगा और एक FD बुक कर देगा. ओके, इफ FD में लीन हो जाएगा, किसके नाम में लीन होगा? रेगुलेटेड एंटिटी. लीन का मतलब है कि इफ एन लीन इज मार्क्ड ऑन दिस FD, ये लोन सर्विस प्रोवाइडर इस FD को ब्रेक नहीं कर सकता है. ओके, ब्रेक करके इसमें से पैसा नहीं ले सकता है. ये जो भी इंटरेस्ट ये FD दे रहा है वो तो ले सकता है. ओके, FD's interest he can take, but he cannot break the FD until this lien is removed. Okay, when will the lien be removed? Whenever the default amount is paid. If a default happens, then the loan service provider provides the default amount to the regulated entity, then the lien will be removed. Okay, so this is the purpose of this FD and the lien. और ये FD scheduled commercial bank के साथ भी होना चाहिए, not in any other bank, only with scheduled commercial bank. तीसरा फॉर्म है बैंक गारंटी. Okay, bank guarantee in favor of the regulated. Only in these three forms the DLG can be provided. Remember, cash,
फिक्स डिपॉजिट, बैंक गारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। ओके, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पूछ सकते हैं कि दे माइट गिव कैश ऑप्शन, एफडी, बैंक गारंटी एंड वन मोर ऑप्शन जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, they might ask which of the following is not a form of DLG. If they ask you, then you should know that government security is not a form of DLG, right? We saw only 3 forms of DLG. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट है कैप ऑन डीएलजी। तो ये लोन सर्विस प्रोवाइडर या डीएलजी प्रोवाइडर कितना गारंटी दे सकता है रेगुलेटेड एंटिटी को, तो उसका लिमिट है 5%। इट शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्पर्स्ड आउट ऑफ द लोन पोर्टफोलियो एट एनी गिवन टाइम। सो मैक्सिमम 5% ही गारंटी दे सकता है, उससे ज्यादा वो गारंटी नहीं दे सकता है रेगुलेटेड एंटिटी। नेक्स्ट, रिकग्निशन ऑफ एनपीए। ओके, रिकग्निशन मानते हैं कि ये पर्सन लोन ने रीपेमेंट नहीं किया है, बोरोवर ने लोन रीपेमेंट नहीं किया है, तो ये लोन एनपीए हो चुका है। तो एनपीए मार्क करने का काम, फॉलो अप करने का काम, टोटल काम किसका है? वो रेगुलेटेड एंटिटी का है। ओके, रेगुलेटेड एंटिटी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द एनपीए। इवन इफ डीएलजी इज प्रेजेंट, रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट मेक एनपीए क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन। ओके, हमने एक सिनेरियो देखा है ना, 50,000 एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर चुका है। ओके, तो वो लोन एनपीए बन चुका है ना, लेकिन एलएसपी ने वो 50,000 दे चुका है रेगुलेटेड एंटिटी को, क्योंकि एक लॉस अग्रीमेंट था, सॉरी एक लॉस गारंटी था एलएसपी एंड रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, तो उसने 50,000 दे चुका है रेगुलेटेड एंटिटी को। फिर भी वो लोन एनपीए ही होना चाहिए, क्योंकि ये बोरोवर ने नहीं दिया, एलएसपी ने ही उनका गारंटी दिया है, बोरोवर ने नहीं दिया। इसीलिए इवन इफ डीएलजी इज प्रेजेंट, इवन इफ द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एलएसपी, it will still be marked as NPA. Next, if the regulated entity receives money from the DLG provider due to borrower default, the borrower still owes the full amount. Okay, उन्होंने रिकवर कर दिया है। ओके, रेगुलेटेड एंटिटी ने लोन सर्विस प्रोवाइडर से वो अमाउंट रिकवर कर दिया है, क्योंकि एक लॉस गारंटी साइन हुआ था। फिर भी रेगुलेटेड एंटिटी हैज द फुल राइट्स to get the money from the borrower, because the borrower has to pay 50,000, right? So still the regulated entity has full rights to go and ask the borrower the 50,000, और borrower still liable है वो 50,000 देने के लिए। Next, the regulated entity may share the recovered amount with the DLG provider based on that contract. Okay, हमने देखा है कि रेगुलेटेड एंटिटी और एलएसपी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, एक अरेंजमेंट साइन करते हैं ना। मानते हैं कि ये 50,000 जिस बोरोवर ने डिफॉल्ट करा है, एक महीने के बाद उसने ये 50,000 रिटर्न कर दिया रेगुलेटेड एंटिटी को, तो ये रेगुलेटेड एंटिटी वो जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है वो शेयर कर सकता है लोन सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ओके, और जितना परसेंट शेयर कर सकता है, वो परसेंटेज ऑफ शेयरमेंट, वो सब ना उस कॉन्ट्रैक्ट में बता हो चुका है। ओके, दैट इज क्लियरली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट मच अमाउंट कैन बी शेयर्ड विद द लोन सर्विस प्रोवाइडर। Next, DLG is a one-time protection. Once used, it is not reusable, even if the defaulted loan is later repaid. हमने previous situation में देखा है ना, 50,000 वो borrower दे चुका है regulated entity को, और ये मनी ना regulated entity ये लोन सर्विस प्रोवाइडर को दे सकता है। फिर भी ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी तो इन्वोक हो चुका है, ऑलरेडी एक बार उपयोग हो चुका है, क्या फिर से उपयोग कर सकते हैं? ना, फिर सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। इवन इफ द डिफॉल्टेड अमाउंट इज रिटर्न टू दिस एलएसपी, फिर भी यूज नहीं कर सकते हैं। आपने तो 50,000 रिटर्न कर दिया है, फिर भी क्या आप यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इस गारंटी को? नहीं, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। ओके, डीएलजी इज अ वन टाइम प्रोटेक्शन. Once used, it is not reusable even if the defaulted loan is later repaid. Next, regulated entity shall invoke DLG within a maximum overdue of 120 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटेड एंटिटी का टाइम है विद इन 120 डेज ऑफ ओवरड्यू पीरियड आपको इन्वोक करना चाहिए ये डीएलजी को। ओके, सो मैं ओवरड्यू का मतलब है कि बोरोवर ने ईएमआई फेल किया है, नहीं पेमेंट नहीं किया है, या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, ओवरड्यू है, तो ओवरड्यू हो चुका है, उसमें से 120 डेज आपको देंगे। विद इन दैट 120 डेज रेगुलेटेड एंटिटी इन्वोक करना चाहिए इस डीएलजी को, दैट इज उपयोग करना चाहिए ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी को। ओके, और एक पॉइंट है, ओके, लेट अस से देयर इज एन एलएसपी ए
और उसने एक रेगुलेटेड एंटिटी के बी के साथ अरेंजमेंट किया है और उसमें ना 3 लोन पोर्टफोलियो है, लोन पोर्टफोलियो 1, लोन पोर्टफोलियो 2, लोन पोर्टफोलियो 3। ठीक है, और ये एलएसपी सिर्फ ये लोन पोर्टफोलियो 1 के साथ एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी साइन हुआ है और 2 और 3 के साथ कुछ डिफॉल्ट गारंटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ लोन पोर्टफोलियो 1 के साथ डिफॉल्ट लॉस गारंटी साइन किया है और लोन पोर्टफोलियो 2 और 3 के साथ डिफॉल्ट लॉस गारंटी नहीं है। ये सारे डिटेल ना एलएसपी के वेबसाइट या एप्लीकेशन में पब्लिश होना चाहिए। ओके, कि इस लोन पोर्टफोलियो के साथ एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी है और इस रेगुलेटेड एंटिटी के लोन पोर्टफोलियो के साथ एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी है। ये सारी डिफॉल्ट लॉस गारंटी का लोन पोर्टफोलियो तो जो भी लोन पोर्टफोलियो के साथ डिफॉल्ट लॉस गारंटी साइन हो चुका है वो सारे डिटेल्स इसके वेबसाइट में पब्लिश होना चाहिए। और कब पब्लिश होना चाहिए? मानते हैं कि ये मई मंथ है ना, तो बाय द नेक्स्ट मंथ जून 7 ये सारी डिटेल्स पब्लिश होना चाहिए। सो मई मंथ जो भी लोन पोर्टफोलियो के साथ साइन हुआ है जिसमें भी डिफॉल्ट लॉस गारंटी है वो बाय जून 7 उनके एप्लीकेशन या उनके वेबसाइट में पब्लिश होना चाहिए और इट शुड बी विजिबल टू द कस्टमर्स। तो इससे ना पार्ट 2 खत्म हो चुका है। तो हम डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन ऑन द होल वी हैव कंप्लीटेड। ओके, इसमें से ना 4 या 5 ही डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, बाकी सारे बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। अब तो हमें एसबीआई पीओ इंटरव्यू भी आने वाला है, तो उसमें ना ये आरबीआई रिलेटेड सर्कुलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि डिजिटल लेंडिंग सर्कुलर आया था ना, आप क्या एक बार उसको पढ़ा है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? एक या दो शब्द बोलिए, एक या दो वाक्य बोलिए, तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू नो द एंटायर थिंग। ये बहुत कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ 4 या 5 ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट ही है, आप इजीली ये कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। ओके, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ये क्या है, ये ऐसे कैसे काम करता है और ये काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, सिर्फ ये डिटेल्स आपको याद होना चाहिए। ओके।